हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ निहारिका जायसवाल एंड एज यू ऑल नो हम यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 की लेक्चर सीरीज रन कर रहे हैं और करेंटली यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग को हम कवर कर रहे हैं। एंड आज का जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होने वाला है। लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अभी हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। Also, Unacademy is very excited to announce the multiple batches for NTA UGC NET which are starting from 22nd December 2020 and this will help you to crack NTA UGC NET and ये आपको preparation boost करेगा, साथ ही साथ आपके concepts को build up करने में मदद करेगा। So in these batch courses top educators आपका syllabus cover करेंगे for paper 1 and paper 2 और इन courses को ऐसे curate किया गया है ये ताकि सारी चीजें इंक्लूड करे, बीट स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर नेट जेआरएफ 2021। सो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड यू कैन यूज माई कोड निहारिका जायसवाल टू गेट 10% ऑफ। सो देयर इज अ प्राइस हाइक जो था और हाई डिमांड तो एक्सटेंडेड इसको कर दिया गया है 1 वीक के लिए ताकि आप लो प्राइस में इसको रजिस्टर कर पाएं। सो आप जैसे कि मैंने बताया यू कैन यूज माई कोड निहारिका जायसवाल टू गेट 10% ऑफ। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको 10% ऑफ आपके सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा विच इज रियली वेरी गुड एंड फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो वी हैव अवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर एनटीए यूजीसी नेट जिसका मतलब है कि आप अपने घर के कन्वीनियंस से एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो है पेपर 1 के लिए, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। सो अगर आपका सब्जेक्ट पेपर 2 जो है वो हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस कोई और है तो आप सिर्फ पेपर 1 के लिए इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेपर 1 कॉमर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं या पेपर 1 मैनेजमेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा दोनों में से। सो डेमो लेक्चर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं niharikajaiswal.com। रजिस्टर करने के लिए भी यहीं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी या फिर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 7839575509। दिस इज अवर कॉन्टैक्ट नंबर। ऑल्सो अगर हम अपने मटेरियल की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल एक जगह पे मिलता है विच इंक्लूड्स पीडीएफ नोट्स, उनको एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो लेक्चर्स। वी ऑल्सो हैव अ पर्सनल कोचिंग दैट मीन्स व्हेन यू एनरोल यू आर प्रोवाइडेड पर्सनल गाइडेंस। वो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने सच में कोई ऐसी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की गई हो जहाँ पे आपको इंडिविजुअल गाइडेंस दिया जाएगा टू क्रैक यूजीसी नेट। वी ऑल्सो हैव सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, हर एक यूनिट का अलग अलग वाइज, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट द ट्रेंड, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट ईच टॉपिक एंड वी हैव मॉक टेस्ट। सारा कुछ पढ़ने के बाद यू हैव टू टेस्ट योर नॉलेज कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। सो वी हैव मॉक टेस्ट फॉर दैट। ऑल्सो वी हैव स्ट्रैटेजी वीडियोज एकदम अलग से स्पेसिफिक ताकि आपको पता चले हर एक पर्टिकुलर यूनिट को कैसे अप्रोच करना है। एंड नीडलेस टू से अवर कोर्स कम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। दैट मीन्स आप एक बार एनरोल करोगे आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। गॉड फॉरबिड इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट एग्जाम जिसके लिए आपने रजिस्टर किया है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको पे करना है फीस एंड देन जब तक आपको क्लियर नहीं हो पाता तब तक यू कैन बी विद अस although you will qualify this exam in your first attempt. So as I said, demo lectures and registration visit niharikajaiswal.com या फिर you can call your WhatsApp person 7839575509। Now let's begin with our today's lecture which is about deductive and inductive arguments. Hey guys, welcome back to module 2 of logical reasoning for UGC NET paper 1. In today's module we are going to discuss arguments क्या होते हैं, attributes of deductive arguments and then attributes of inductive arguments. लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट मॉड्यूल में जो कि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। एक आपको बेस से मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था। आज ही उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के एट्रीब्यूट्स, दैट इज उनके गुण क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। सो या लेट्स बिगिन। So arguments क्या है? An argument is formed when we try to connect bits of evidence in a way that will force the audience to draw a desired conclusion. क्या होता है एक आर्ग्यूमेंट? एक आर्ग्यूमेंट कब बनता है? When we try to connect bits of evidence, evidence means जो हमारे premise होते हैं, जब हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और in a way that force the audience to draw a conclusion, जब हम अपने premises को ऐसे कलेक्ट करते हैं, अपने बिट्स को ऐसे जोड़ते हैं और हम एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, तब हम
एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि आर्ग्यूमेंट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज premise and second one is conclusion. सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेमाइज और कंक्लूजन के बेसिस दोनों मिला के क्या बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। दो आर्ग्यूमेंट आप कंसिडर करिए जो एक प्रोसिक्यूटर जो होता है ज्यूरी के सामने प्रेजेंट करता है। द पर्सन हु रॉब्ड द मिनी मार्ट ड्राइव्स अ 1989 टोयोटा टर्सल। गोमर ड्राइव्स अ 1989 टोयोटा टर्सल, देयरफॉर गोमर रॉब्ड द मिनी मार्ट। मतलब कि एक मिनी मार्ट है, एक मिनी मार्ट है और उसको किसी ने रॉब कर लिया, उसको किसी ने चोरी कर लिया, और जिस पर्सन ने चोरी किया था वो 1989 टोयोटा टर्सल उसके पास थी। और तो मतलब क्या है कि एक आदमी जिसके पास 1989 टोयोटा टर्सल मॉडल की कार थी, उसने मिनी मार्ट से सामान चुराया, और जो गोमर है, गोमर एक इंसान हो सकता है, वो 1989 टोयोटा टर्सल की कार वो ड्राइव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोमर ने मिनी मार्ट को रॉब किया है। समझ आई? एक ही आर्ग्यूमेंट है। Then the person who drank my coffee left his fingerprint on the cup. Gomer is the only person in the world who has this fingerprint. Therefore, Gomer is the person who drank my coffee. तो अब ये क्या है कि किसी एक इंसान है जिसकी कॉफी, जो कॉफी का उसका कप है, उस पे फिंगरप्रिंट के निशान छूट गए हैं। और गोमर ही एक ऐसा आदमी, वो आदमी जो है जिसकी कॉफी थी, तो उस आदमी ने बोला कि जो गोमर है, जो एक दूसरा पर्सन है, भूल जाए कि गोमर ने कोई मिनी मार्ट को रॉब किया था। ठीक है, तो गोमर क्या है, इज द ओनली पर्सन। गोमर दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान है जिसके पास वो फिंगरप्रिंट है। देयरफॉर गोमर इज द पर्सन हु ड्रैंक माय कॉफी। तो इसका मतलब गोमर ने ही मेरी कॉफी पी है, क्योंकि गोमर के फिंगरप्रिंट्स थे, जो उंगलियों के निशान थे, वो मेरे कप पे थे, और ऐसी उंगलियों के निशान सिर्फ गोमर के पास ही हैं पूरी इस दुनिया में, इसलिए गोमर ने मेरी कॉफी पी। ये दो आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, Now, one of these argument is convincing and one is not. आपको पता अभी तक लग गया होगा कि आपको एक convincing लग रहा है और एक क्या है, एक थोड़ा सा नहीं लग रहा है। The person जैसे कि who robbed the mini mart drives ये, गोमर drives ये, जैसे गोमर ने, तो यहाँ पे एविडेंस जो हमारे premise है क्या निकल के आ रहे हैं इस स्टेटमेंट से, the person who robbed the mini mart drives a Toyota Tercel। एक ये समझ में आ रहा है कि एक पर्सन है जिसने मिनी मार्ट से सामान चुराया, उसके पास एक 1989 टोयोटा टर्सल थी और गोमर चलाता था। और डिजायर्ड कंक्लूजन क्या है कि गोमर ने रॉब किया मिनी मार्ट। तो यहाँ पे एविडेंस हमारा क्या है, दो हमारे एविडेंस है कि जिसने चुराया वो उसके पास एक गाड़ी थी और ये गाड़ी गोमर के पास है, इसलिए गोमर ने मिनी मार्ट चुराया ना। सेकेंड वन इज कि पर्सन हु ड्रैंक माय कॉफी, उसने फिंगरप्रिंट छोड़े थे, एक एविडेंस, एक हमारे पास प्रेमाइस ये है। एंड देन गोमर ही दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसके पास वो फिंगरप्रिंट है, देयरफॉर गोमर ने ही उस पर्सन की चाय पियो। तो यहाँ पर क्या है, आप क्या निकालते हैं, जो आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है आप उससे एविडेंस निकालते हैं, देन आप कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये पूरा क्या, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या फॉर्म कर देता है, दिस फॉर्म्स अवर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, एविडेंस होता है और कंक्लूजन होता है। अब ये जो है आपको आर्ग्यूमेंट एक कन्विंस लग रहा है, एक नहीं कन्विंसिंग लग रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पे क्या है, ये आर्ग्यूमेंट आपने एक देखा, लेट मी चेंज द इंक ना। आर्ग्यूमेंट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डिडक्टिव और एक होता है आपका इंडक्टिव। समझिए आपकी नहीं, एक होता है डिडक्टिव और एक इंडक्टिव। मैं डिडक्टिव इंडक्टिव पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा पीछे। तो ये भी मैंने बताया था कि डिडक्टिव होता है वो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है, या तो वो वैलिड होगा या तो वो इनवैलिड होगा, और उसमें क्या है कि हम कंक्लूजन के बारे में एकदम श्योर होते हैं। इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग होता है या तो वीक होता है। अब यहाँ पे साउंड है या तो अनसाउंड होता है। वैलिड आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट डिडक्टिव हो सकता है, डिडक्टिव के बाद वैलिड इनवैलिड हो सकता है, और वो वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट साउंड भी हो सकता है और अनसाउंड भी हो सकता है। तो जब वो वैलिड आर्ग्यूमेंट साउंड होता है तो उसके वैलिड एंड ऑल प्रेमाइसेस, उसके सारे प्रेमाइसेस जो हैं, उसके सारे एविडेंस ट्रू होते हैं, और अनसाउंड ठीक है, वैलिड साउंड भी हो सकता है, अनसाउंड भी हो सकता है। और इनवैलिड क्योंकि वो पहले से ही इनवैलिड है तो वो सिर्फ अनसाउंड होगा। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव वीक। तो यहाँ पे क्या है, वो कोजेंट भी हो सकते हैं, अनकोजेंट भी हो सकते हैं। कोजेंट मींस एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट, या आपका एकदम ठोस आर्ग्यूमेंट जो होते हैं, और अनकोजेंट भी जो ठोस ना हो। तो
इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग और वीक होते तो स्ट्रॉन्ग जो है वो कोजेंट हो सकते हैं, अनकोजेंट हो सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये कोजेंट है और ये सारा पॉजिटिव है, तो स्ट्रॉन्ग है और ऑल प्रेमाइसेस जो है वो ट्रू हो जाते हैं। इंडक्टिव जो है वो वीक है, इंडक्टिव क्या है, वीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनकोजेंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये इतना ठोस नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है तो वो ठोस कैसे हो सकता है, तो वो उतना ठोस नहीं रहेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ये ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है। नाउ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के, तो जैसा कि आपने देखा ना, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो सकता है और एक वीक, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। नाउ एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के, वैलिडिटी इज द एट्रीब्यूट ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स दैट डिनोट्स लॉजिकल स्ट्रेंथ। वैलिडिटी इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इन्फरेंस और रीजनिंग बिटवीन द प्रेमाइसेस एंड द कंक्लूजन। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड व्हेन यू हैव द फॉलोइंग। अब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड कब होता है, आप कब जानेंगे कि एक डिडक्टिव आर्गुमेंट, मैंने बताया था जो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आप जा रहे हैं, मैंने पूरा आपको बताया था, ठीक है, वो कब डिडक्टिव होता है। If its all premises are true, then its conclusion must be true by necessity। अगर जो उसके जितने आपके premises हैं, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, आप देख लीजिएगा, जितने उसके premises जो है वो true हैं, तो उसका conclusion भी true होगा। To determine if an argument is valid or invalid या not valid, first assume that premises are true even if they are not. Pretend that they are true। तो हमें एक argument valid है या invalid है, हमें ये मानना पड़ेगा कि उसके जो premises हैं वो true है। जैसे कि music is art, art is music। तो आपको ये नहीं करना है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं, आपको जो भी premises है वो true मानने पड़ेंगे। अगर वो practically भी true नहीं है तब भी आपको ये बताना है कि वो true है। Then ask yourself whether the conclusion would need be true, assuming pretending that the premises are true। उसके बाद हमें क्या करना है, आपने आपसे पूछिए कि वो जो कंक्लूजन है वो ट्रू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये हमें अज्यूम या प्रिटेंड करना है कि प्रेमाइसेस तो ऑलरेडी ट्रू हैं, तो हमें ये मान के चलना है कि प्रेमाइसेस ट्रू हैं। देन हमें कंक्लूजन देखना है कि कंक्लूजन वुड नीड टू बी, कंक्लूजन को ट्रू होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो इसको वैलिडिटी बोलते हैं ना। एग्जाम्पल आप देखिए, ऑल डॉग्स आर स्नेक, all dogs are snake, ठीक है, all snakes are birds, all snakes are birds। तो all dogs जो है, ये जो डॉग है, all dogs birds होंगे, क्यों, क्योंकि बर्ड इंक्लूड कर रहा है डॉग को, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने पहले क्या बनाया कि सारे जो डॉग्स हैं वो स्नेक्स हैं, सो आपका डी अंदर आ गया और स्नेक बाहर चला गया, ठीक है। नाउ ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, सारे डॉग्स क्या है, बर्ड्स हैं, तो क्या हो गया, ये बर्ड्स हो गए। सो ऑल डॉग्स आर स्नेक्स एंड ऑल स्नेक्स आर बर्ड्स, तो ये बर्ड्स हो गए। तो इसका मतलब जो बर्ड्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी डॉग्स हैं, यहाँ पे पहले क्या है, ये क्या बताने की क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि ऑल डॉग्स, सारे जो डॉग्स हैं वो बर्ड्स हैं। हाँ है, क्योंकि बर्ड्स के अंदर जो डॉग्स हैं वो इंक्लूडेड है, सर्किल में इंक्लूडेड है। सो दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट बिकॉज इफ ऑल द प्रेमाइसेस आर ट्रू। अगर हम ये ट्रू माने कि अब सारे, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो सारे कुत्ते सांप थोड़ी ना हो सकते हैं, या सारे सांप बर्ड्स थोड़ी ना हो सकते, बट हमें मानना पड़ेगा ये ट्रू है, हमें प्रिटेंड करना पड़ेगा ये ट्रू है। एंड जब हम प्रिटेंड करेंगे फिर हम देखेंगे जो हम प्रिटेंड करें या जो हम मान रहे हैं वो सच हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हाँ, कंक्लूजन हमने ये निकाला कि ऑल डॉग्स आर बर्ड्स। If all premises were true, then conclusion would true by necessity, कि हाँ ये necessity से हाँ ये true है। The argument has logical strength or validity. Validity is about the form of argument, not the truth of its premises. Form of the argument क्या है? Form of the argument ये है। अब ट्रूथ ऑफ द प्रेमाइसेस हमें नहीं जाना, क्योंकि हमें तो पता ही है कि सारे जो डॉग्स हैं वो स्नेक नहीं हो सकते, हमें पता है नहीं हो सकते। बट यहाँ पे हमें ट्रूथ ऑफ द प्रेमाइसेस को नहीं जज करना है, हमें वैलिडिटी देखनी है कि फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट सही है या नहीं है। ना वैलिड आर्ग्यूमेंट्स में क्या हो सकता है कि ट्रू प्रेमाइसेस होते हैं और ट्रू कंक्लूजन होता है। अगर आपके प्रेमाइसेस ट्रू है तो आपका कंक्लूजन ट्रू होगा, ठीक है, ये ऑल है, ये ऑल है, ये जा रहा है, तो ये ऐसे बन रहा है, तो यहाँ ये ट्रू है। अगर फॉल्स प्रेमाइस होगा तो फॉल्स कंक्लूजन होगा। अगर एक फॉल्स प्रेमाइस है तो ट्रू कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। फॉल्स प्रेमाइस में ट्रू कंक्लूजन पॉसिबल है, ट्रू में ट्रू होगा, फॉल्स में फॉल्स होगा, फॉल्स में प्रेमाइस में ट्रू कंक्लूजन हो सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे। बट वैलिड जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो वैलिड होते हैं, अब यहाँ पे हम डिडक्टिव की बात कर रहे हैं, डिडक्टिव में वैलिड और इनवैलिड होता है, इंडक्टिव में वीक और स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू प्रेमाइसेस, अगर ट्रू प्रेमाइस है तो फॉल्स कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता। अगर आपके सारे प्रेमाइसेस ट्रू हैं तो
तो कभी भी वो फॉल्स नहीं हो सकता। इन अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू इट इज इम्पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। तो इसमें क्या है कि अगर आपके प्रीमाइसेस, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, मैंने ये लिखा है कि इन अ वैलिड आर्गुमेंट इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू इट इज इम्पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। अगर प्रीमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता। अगर फॉल्स प्रीमाइस है तो कंक्लूजन ट्रू हो सकता है, बट फॉल्स अगर प्रीमाइस है बट अगर प्रेमाइस ट्रू है तो कभी भी फॉल्स कंक्लूजन नहीं हो सकता। अगर प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन कभी फॉल्स नहीं हो सकता। इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा लिया। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड जस्ट बिकॉज एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट हैव अ पॉसिबली वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेमाइस कंक्लूजन ट्रूथ वैल्यूज, फॉर एग्जांपल ट्रू प्रेमाइस एंड ट्रू कंक्लूजन, इट इज नॉट नेसेसरली वैलिड, इट मस्ट ऑल्सो बी लॉजिकली स्ट्रॉन्ग। once again नाउ ये इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखा कि एक आर्ग्यूमेंट जो है डज हैव अ पॉसिबली वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमाइसेस एंड ट्रूथ वैल्यूज। मतलब एक आर्ग्यूमेंट जो है वो उसके ट्रू प्रीमाइसेस और ट्रू कंक्लूजन हो सकते हैं, तभी भी वो वैलिड जो है वो नहीं हो सकता है, वो लॉजिकली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। सिर्फ वैलिड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना भी इंपॉर्टेंट है। भले उसके प्रीमाइसेस ट्रू हो, भले उसके कंक्लूजन ट्रू हो, तभी भी वो वैलिड नहीं हो सकता जब तक वो लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट एग्जाम्पल विद डॉग स्नेक वर्ड इज वैलिड बिकॉज द रीजनिंग वर्क करती है, ऐसे ऐसे और ऐसे वाले सिलॉग वर्क करती है। इफ दोज प्रीमाइसेस वर ट्रू द कंक्लूजन वुड नेसेसरली फॉलो, इवन द प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज ट्रू, इट डज नॉट मीन दैट द रीजनिंग इज वैलिड। तो वही अब बात हो गई। नाउ हियर इज एन आर्गुमेंट विद ट्रू प्रीमाइस एंड अ ट्रू conclusion, but the strength of the connection, the reasoning from the premises to the conclusion is not valid. The conclusion happens to be true but not due to any reason provided by those premises. The argument form is invalid. तो जब कोई भी एक statement, कोई भी एक argument जो होता है वो true premise हो, उसका true conclusion भी आपका निकले, तभी भी वो valid नहीं हो सकता है क्योंकि वो logically strong ना हो। तो ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई argument जो valid हो but logically strong ना हो तो वो क्या कहलाएगा? invalid। जैसे कि all dogs are mammals, all pulleys are mammals। जैसे कि ये क्या बता रहा है कि अब जैसे ये वही वाला आ गया, ये वही वाला आ गया जो हमने म्यूजिक फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि एरोप्लेन साउंड करते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साउंड करते हैं, तो सारे एरोप्लेन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो क्या है, वो आपके वहां पे सब ऑल था, बट उसका जो लॉजिकल फॉर्म था, जो आर्ग्यूमेंट का फॉर्म था, वो वैलिड नहीं था, ये लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जैसे देखिए, आप इसको सिलॉग बना के देखिए कि ऑल डॉग्स जो हैं वो मैमल्स हैं, करेक्ट, ऑल डॉग्स मैमल्स हैं। अब ऑल कुलीज आर मैमल्स, ऑल कुलीज आर मैमल्स, तो ऑल कुलीज आर मेंबर्स आप ये नहीं कर सकते, तो आपको अलग बनाना पड़ेगा, ऑल कुलीज आर मैमल्स। तो ये क्या है कि ये ऐसे बन जाएगा, पूरा एक मैमल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा कि ऑल डॉग्स जो है, ऑल डॉग्स जो है वो मैमल्स हैं, ऑल डॉग्स मैमल्स हैं, ठीक है, बट और ऑल कुलीज आर मैमल्स, ऑल सी जो है और कुलीज आर मैमल्स, तो ऑल डॉग्स आर मैमल्स और कुलीज आर मैमल्स। ये ऐसे डायग्राम बनेगा जैसे हमने वो बनाया था, किसमें बनाया था, एरोप्लेन वाले में, लास्ट मॉड्यूल में आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन ट्रू है, यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट भी, यहाँ पे आपकी प्रेमाइस भी ट्रू है, आपकी कंक्लूजन भी ट्रू है, तभी भी ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एक जैसा जो है, ये एक जैसी यहाँ पे रीजनिंग नहीं बन रही है। पहले क्या था, पहले ये था कि सारे कुत्ते जो हैं वो स्नेक्स हैं, और फिर जो स्नेक है वो भी बांटा गया, फिर ऑल स्नेक्स आर बर्ड्स, देयरफॉर डॉग्स जो है बर्ड्स में एक ही में आ रहा था। बट यहाँ क्या आप कह सकते हैं कि ऑल कुलीज आर डॉग्स, क्या आप कह सकते हैं कि ऑल कुलीज आर डॉग्स? नहीं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग सर्कल में है। आप हर कुली को डॉग नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि रीजनिंग इसकी गलत है। तो ये क्या है कि रीजन जो आपका प्रेमाइस भी ट्रू है, आपका कंक्लूजन भी ट्रू है, तब भी आपका जो प्रेमाइस, जो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड है, बिकॉज इट इज नॉट लॉजिकली स्ट्रॉन्ग। लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी रीजनिंग जो हमारा कंक्लूजन है ये लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। टू समराइज, अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वन वेयर इट वुड बी पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी false given that the premises are true. The conclusions follows necessarily from logical connections or reasoning established by the premises.
मतलब एक वैलिड आर्ग्यूमेंट वो है जहां पे इम्पॉसिबल है कंक्लूजन का फॉल्स होना, गिवन दैट द प्रेमाइसेस आर ट्रू। तो अगर आपके प्रेमाइसेस ट्रू हैं तो आपके कंक्लूजन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते हैं। बट आपको मैंने ये बता दिया कि एक प्रेमाइस ट्रू है, एक कंक्लूजन ट्रू है, तभी भी लॉजिक एक आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो सकता है अगर वो लॉजिकली स्ट्रॉन्ग ना हो। यहाँ पे कंक्लूजन बोल रहा है ऑल कुलीज आर डॉग्स, बट जब हम रीजनिंग और सिलॉग बना रहे हैं तो हमें नहीं पता चल रहा है कि जो कुलीज है वो डॉग्स हैं। तो ये क्या है, एक इनवैलिड आर्गुमेंट है। नाउ soundness is the attribute of a deductive reasoning that denotes both of its premises and its logical strength। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम साउंडनेस की बात कर रहे हैं। तो साउंडनेस एक ऐसा गुण है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का that denotes both the truth of its premises and its logical strength। A deductive argument is sound when it is valid and it has all true premises। तो साउंडनेस क्या है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट साउंड कब है, जब वो वैलिड भी हो और उसके सारे प्रेमाइसेस ट्रू भी हो। फॉर एग्जाम्पल ऑल कैट्स आर मैमल्स, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ठीक है, और ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, ऑल कैट्स आर मैमल्स एंड ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। तो सी फॉर कैट, एम फॉर मैमल्स एंड ऑल मैमल्स आर एनिमल। तो ये क्या, ये कैट से मैमल्स पे आया, मैमल्स से फिर एनिमल्स पे आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल कैट्स, हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल कैट्स आर मैमल्स, सारी कैट्स जो हैं वो मैमल्स हैं। क्यों, क्योंकि दिस आर्ग्यूमेंट इज साउंड बिकॉज इट इज वैलिड, द प्रेमाइस सपोर्ट द कंक्लूजन बाय नेसेसिटी एंड ऑल ऑफ द प्रेमाइसेस आर एक्चुअली ट्रू। ऑन द अदर हैंड द एग्जांपल यूज्ड to demonstrate validity with dogs, snake and bird is not sound because it does not have all या any true premises, but its form is still valid। तो एक साउंडनेस भी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे साउंड अनसाउंड देखा था, साउंड और अनसाउंड देखा था। साउंड में क्या है, जहां पे वैलिड भी होता है, प्रेमाइसेस भी ट्रू होते हैं, और अनसाउंड अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड हो सकता है बट वो साउंड नहीं हो सकता है। जैसे कि इट इज वैलिड और इट हैज ऑल ट्रू प्रेमाइसेस, जैसे कि ऑल एनिमल्स आर, ऑल कैट्स आर मैमल्स, all cats are mammals और all mammals are animals, all mammals are animals। now अब ये क्या बोल रहा है, all cats, जो सारी cats हैं वो animals हैं, ठीक है, जो सारी cats हैं वो animals हैं, ठीक है। एक 1 सेकेंड, जो सारी कैट्स, यहाँ पे इसने क्या बोला है, सारी कैट्स जो है वो एनिमल्स हैं। इसने जो बीच जो हमने जहां से शुरू किया था वो बोला कि सारी ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ना यहाँ पर अगर हम देखें कि ऑल डॉग्स आर स्नेक्स, ऑल डॉग्स आर स्नेक्स एंड ऑल स्नेक्स आर बर्ड्स, तो क्या है, सारी डॉग्स जो है वो बर्ड्स हो गई। यहाँ पे इसने क्या बोला, ऑल डॉग्स आर बर्ड्स। ना यहाँ पर भी यही कह रहा है कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स। नाउ दिस आर्ग्यूमेंट इज साउंड बिकॉज ये वैलिड है, ये प्रेमाइस को सपोर्ट करता है कंक्लूजन्स को बाय नेसेसिटी से, क्योंकि प्रेमाइस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ऑल ऑफ द प्रेमाइसेस आर एक्चुअली ट्रू। ऑन द अदर हैंड द एग्जांपल अबव जो वैलिडिटी के हमने यूज किया था इज नॉट साउंड बिकॉज इट डज नॉट हैव ऑल या एनी ट्रू प्रेमाइसेस, उसके पास ट्रू प्रेमाइसेस नहीं है, बट उसके फिर भी फॉर्म में क्या है, फॉर्म वाइज वो वैलिड है, बट साउंड वाइज वो क्या है, वो उतना वो साउंड नहीं है, वो अनसाउंड है, वो वैलिड होते हुए भी अनसाउंड है। तो ये हो गई इसकी साउंडनेस। देन वी कम टू एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज द एट्रीब्यूट ऑफ inductive strength is the attribute of inductive arguments that denotes logical strength, and inductive arguments is inductively strong when you have the following। एक argument inductively strong कब हो सकता है, जब आपके पास क्या हो कि आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक की बात हो रही है। कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। नाउ if all its premises are true then it's highly likely or probable that the conclusion will be true। अब यहाँ पे क्या है कि वहां पे आप श्योर होते हैं, डिडक्टिव में यू आर श्योर, इंडक्टिव में यू आर नॉट सो श्योर, राइट। तो इफ ऑल प्रेमाइसेस आर ट्रू, अगर सारी प्रेमाइसेस ट्रू है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंक्लूजन भी ट्रू होगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। तो स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है, इसे हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटीज फॉर द लॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स टू डिटरमाइन इफ एन आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग या वीक। फर्स्ट अज्यूम द प्रेमाइसेस आर ट्रू। पहले आप क्या अज्यूम करेंगे,
1 सेकेंड, हाँ। सो पहले आप क्या अज्यूम करेंगे, जो प्रेमाइसेस है वो ट्रू है या नहीं है। पहले आप अज्यूम करेंगे कि प्रेमाइसेस ट्रू है, इवन इफ दे आर नॉट, प्रिटेंड फॉर नाउ दैट दे आर ट्रू। हमें पहले की तरह प्रेमाइसेस को ट्रू मान लेना है। देन आस्क योरसेल्फ इफ इट इज लाइकली प्रोबेबल दैट द कंक्लूजन वुड बी ट्रू, अज्यूमिंग प्रिटेंडिंग दैट द प्रेमाइसेस आर ट्रू। फिर हम देखेंगे कि कंक्लूजन क्या ट्रू है, ये अज्यूम करते हुए कि हमारी प्रेमाइसेस ट्रू है या नहीं, जस्ट लाइक डिडक्टिव। नाउ जैसे यहां पर है कि मोस्ट पीकॉक्स ईट ओटमील फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हम ऑल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑल नहीं, तो अगर हम यहाँ मोस्ट की बात कर रहे हैं तो मोस्ट मीन्स होता है सम। कुछ पीकॉक्स ईट ओटमील फॉर ब्रेकफास्ट, दिस बर्ड इज अ पीकॉक, therefore probably this bird eats oatmeal for breakfast। तो ये इसका क्या बनेगा कि कुछ पीकॉक्स जो है, मोस्ट मीन्स ऑल नहीं होता है, मोस्ट मीन्स सम होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मोस्ट पीकॉक ईट ओटमील फॉर ब्रेकफास्ट, मोस्ट पीकॉक क्या करते हैं कि ओटमील यूज करते हैं, यहाँ पे ओ लिख देते हैं, ओ फॉर ओटमील फॉर ब्रेकफास्ट। तो क्या है कि दिस बर्ड इज अ पीकॉक, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो बर्ड है ये क्या है, ये पीकॉक है, ये बर्ड ये पीकॉक है। Therefore most probably this bird eats, तो क्या है कि जो बर्ड है ये शायद जो है वो क्या पीती है, ये जो बर्ड है ये ओटमील खाती है ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कुछ पीकॉक जो है वो ब्रेकफास्ट में ओटमील खाते, तो कुछ पार्ट पीकॉक का ओटमील खाता है कुछ, तो हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब हम ये करते कि ये जो बर्ड है ये पूरी की पूरी क्या है, पीकॉक है, तो ये बर्ड जो है ये क्या है, पीकॉक है। तो अब बर्ड जो है वो पूरी पीकॉक है और कुछ पीकॉक जो है वो क्या खाते हैं, ओटमील खाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो दिस आर्ग्यूमेंट इज, तो हम क्या करेंगे कि जो है कि बर्ड जो है, ये जो बर्ड है ये जो बर्ड है ये पीकॉक है, बर्ड ये जो पूरी है ये पीकॉक है, तो शायद ये जो बर्ड है ये ओटमील खाती है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बर्ड पीकॉक है, पीकॉक ओटमील खाते, तो इसने ये कहा कि बर्ड भी ओटमील में पीकॉक ओटमील में ब्रेकफास्ट में ओटमील खाती होगी। दिस आर्ग्यूमेंट इज इंडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसकी सारी प्रेमाइसेस ट्रू है, देन इट इज वुड बी हाईली लाइकली और प्रोबेबल दैट द कंक्लूजन वुड आल्सो ट्रू। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद इसका कंक्लूजन में भी ट्रू हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आपकी क्या है कि ट्रू प्रेमाइस है तो ट्रू कंक्लूजन होगा, फॉल्स प्रेमाइस है तो फॉल्स कंक्लूजन होगा, फॉल्स प्रेमाइस है तो भी ट्रू कंक्लूजन हो जाएगा। इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स कैन हैव ट्रू प्रेमाइसेस, ट्रू प्रेमाइस उसकी हो सकती है, कैन नॉट हैव ट्रू प्रेमाइस और फॉल्स कंक्लूजन, ऐसा नहीं हो सकता। टू समराइज, अ स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इज वेयर इट इज इम्प्रोबेबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स गिवन दैट द प्रेमाइसेस आर ट्रू। अगर आपकी कंक्लूजन जो है वो ट्रू है तो आपकी प्रेमाइसेस जो है वो ट्रू है, तो आपका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स नहीं हो सकता, समझे। अ वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट इज वन वेयर द कंक्लूजन प्रोबेबली वुड नॉट फॉलो फ्रॉम द प्रेमाइसेस इफ दे आर ट्रू। एक वीक आर्गुमेंट क्या है, जहां कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है प्रेमाइसेस से, अगर वो ट्रू हुए तब भी। वीक में क्या कंक्लूजन फॉलो नहीं करते, स्ट्रॉन्ग में कंक्लूजन फॉलो करते हैं, एज सिंपल एज दैट ना। इसमें हम कोजेंसी करते हैं, कितनी ठोसता है। Cogency is the attribute of an inductive argument that denotes truth of its premises and its logical strength. Truth क्या है premise पर, उसकी logical strength क्या है। और एक इंडक्टिव आर्गुमेंट कोजेंट तब हो सकता है जब वो स्ट्रॉन्ग हो और उसके सारे प्रेमाइसेस ट्रू हो। जैसे कि यूरोपा, एक मून होता है जुपिटर का, हैज एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। यूरोपा में एक एटमॉस्फेयर होता है जो ऑक्सीजन करता है, और ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, और ऑक्सीजन लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम क्या है, हमने क्या किया कि हम इसमें, क्योंकि इंडक्टिव है तो हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ आ रहे हैं, हमने एक बड़े उसकी यूरोपा की बात की, और हमने सिर्फ यूरोपा की बात की, एंड देन हम जनरल की तरफ आ रहे हैं कि ऑक्सीजन तो लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो हमने क्या किया, देयर मे बी लाइफ ऑन यूरोपा। क्यों, क्योंकि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जो ऑक्सीजन है वो यूरोपा में पाया जाता है, तो शायद यूरोपा में लाइफ हो, ये इसका है। दिस आर्गुमेंट इज कोजेंट, ये आर्गुमेंट कोजेंट है बिकॉज इट इज इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग, इसके प्रेमाइसेस भी ट्रू है, और तो इसका कंक्लूजन भी शायद ट्रू हो, और प्रेमाइसेस आर एक्चुअली ट्रू। ऑन द अदर हैंड, द एग्जांपल कंसर्निंग अबव पीकॉक्स यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट इंडक्टिव स्ट्रेंथ इज नॉट कोजेंट बिकॉज इट डज नॉट हैव ऑल प्रेमाइसेस ट्रू। इसमें सारे प्रेमाइस जो है इसमें ट्रू नहीं है, इस वजह से ये कोजेंट नहीं है। पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है पर कोजेंट नहीं है। ये क्या है कि ये कोजेंट है। तो इन समरी एंड
because in summary inductive argument is the one which is in which it is improbable that the conclusion is false given that the premises are true। तो इसमें कभी कभी हो ही नहीं सकता कि आपको कंक्लूजन फॉल्स है जब आपके प्रेमाइस जो है वो ट्रू हो। तो ये बात होगी इसकी कोजेंसी की। देन वी हैव गुड आर्ग्यूमेंट्स। द इंपॉर्टेंट टेक अवे जो इंफॉर्मेशन है एट्रीब्यूट्स की डिडक्टिव इज दिस, अ गुड आर्ग्यूमेंट्स प्रूव और एस्टैब्लिशेस इट्स कंक्लूजन हैज टू की फीचर्स। ये लॉजिकल स्ट्रांग होते हैं, कभी भी आप डिडक्टिव की बात करें या इंडक्टिव की बात करें, वो लॉजिकली स्ट्रांग होते हैं और उसके सारे प्रेमाइसेस जो है वो ट्रू होते हैं। ठीक है, लॉजिकल स्ट्रेंथ इज द डिग्री ऑफ सपोर्ट दैट द प्रेमाइसेस इफ ट्रू कन्फर ऑन द कंक्लूजन। दिस एट्रीब्यूट अप्लाइज टू बोथ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स बाय लॉजिकल स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज होती है जो प्रेमाइसेस को सपोर्ट करती है इफ ट्रू कन्फर ऑन द कंक्लूजन। ये दोनों ही लॉजिकल स्ट्रेंथ है। अगर आप वैलिड है तो वो लॉजिकली स्ट्रांग है आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स उनकी जो इंडक्टिव स्ट्रेंथ है उससे वो लॉजिकली स्ट्रांग है। अ गुड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज नॉट ओनली वैलिड बट इज ऑल्सो साउंड। तो एक जो गुड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड भी होता है और साउंड भी होता है, और एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट सिर्फ स्ट्रांग नहीं होता है और साथ साथ कोजेंट भी होता है। तो यहाँ पे वैलिड और साउंडनेस आपकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के साथ, और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में आपको मैंने दे दिया स्ट्रॉन्ग और कोजेंट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और कोजेंसी चलती है और वहां पे वैलिड और साउंडनेस चलती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल जहां पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग को। लॉजिकल रीजनिंग के वीडियोस आपको थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं समझ में आने में। बार बार देखिए, मॉक टेस्ट वाले सेक्शंस में जाइए और समझिए कि कैसे क्या करना है। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।